हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या विवर्तन ग्रेटिंग किसे कहा जाता है। देखना, एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है या बोल सकते हैं एक अरेंजमेंट होता है। इस व्यवस्था के अंदर क्या किया जाता है, ये प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, प्रायोगिक व्यवस्था है किसकी, जो हमने अभी बात की थी ना, फ्रोन ओवर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट्स। जो एन समांतर रेखा छिद्रों द्वारा फ्रोन ओवर विवर्तन होता है, उसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट जो होता है, जो प्रायोगिक व्यवस्था होती है, उसी को क्या बोलते हैं, विवर्तन ग्रेटिंग बोलते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रोलैंड, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी। दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सी होती है वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, इट इज ए अरेंजमेंट, इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स, पैरेलल स्लिट्स formed in a formed in a very small distance, very small distance। यह एक व्यवस्था है जिसमें, यह एक व्यवस्था है जिसमें अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में समांतर रेखा छिद्र, समांतर रेखा छिद्रों का निर्माण किया जाता है, समांतर रेखा छिद्रों का निर्माण किया जाता है। फिर सबसे पहले ये बनाई किसने थी, अभी मैंने बता दिया ना, किसने बनाई थी, रोलैंड नाम के साइंटिस्ट थे। दिस वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय रोलैंड इन 1882। सर्वप्रथम 1882 में रोलैंड द्वारा इसका निर्माण किया गया था, रोलैंड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, इसका जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे या फिर आगे जाकर भी पढ़ोगे कभी ना कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, एडवांस में जब भी जाओगे तब, तो वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ होता है। कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। देखो, ये तो थी थ्योरेटिकल बातें, वास्तव में नॉर्मल भाषा के अंदर समझो क्या होता है, कुछ नहीं है। क्या करना है, एक ग्लास लिया हमने, एक कांच लिया, इस कांच के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक डायमंड लिया, डायमंड से क्या बना दी, उसकी जो शार्प नोक थी ना, उससे क्या बना दी, उसकी जो पैनी नोक थी ना, उससे हमने यहाँ पर क्या बना दी, बहुत सी पैरेलल लाइंस बना दी। क्या था ये, कांच की प्लेट थी, एक प्लेन ग्लास प्लेट थी। इसके अंदर से जहां आपने उस डायमंड से लाइन खींची है, वो अपने अंदर से पारगमित थोड़ी होने देगा, लाइट को क्या नहीं होने देगा, ट्रांसमिट नहीं होने देगा। यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से भी नहीं होगी, यहाँ से भी नहीं होगी। तो ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट की फॉर्मेशन हुई थी। क्या ये एक फ्रोन ऊपर का जो एन पैरेलल स्लिट का अरेंजमेंट था उसकी तरह काम नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी भी। तो इसको क्या बोल देते हैं, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, समतल पारगमन ग्रेटिंग बोल देते हैं। दूसरा, एक फॉर्मेशन और की थी रोलैंड ने, उन्होंने क्या कहा, इस बार क्या ले लो, मिरर ले लो। अरे ये क्या था, ग्लास था, ग्लास कांच के अंदर क्या होता है, पारगमन हो जाएगा ना, जहां आपने लाइन खींच दी वहां से लाइट पारगमित नहीं होगी, बाकी जगहों से क्या हो जाएगा, उसका पारगमन हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा मिरर लो, मिरर, दर्पण और कांच में कोई अंतर होता है क्या, एक माइनर सा डिफरेंस होता है। कांच क्या होता है, प्लेन, अरे कांच तो देखा ही है ना भी आपने। अब उसकी किसी एक सरफेस को पॉलिश कर दो, उसकी एक सरफेस को क्या कर देते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, मतलब रजतित कर देते हैं। सिल्वर पॉलिश अगर उसके ऊपर कर दी जाए तो वही किसका निर्माण कर लेता है, दर्पण का। अब कांच जो था वो अपने अंदर से लाइट को ट्रांसमिट होने देता है, पारगमित होने देता है, और दर्पण क्या कर लेता है, उसको वापस परावर्तित कर देता है। अरे मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ग्लास क्या करता है, ट्रांसमिट। कांच के अंदर से प्रकाश पारगमित हो जाता है, दर्पण से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार उसके ऊपर लाइंस खींची, तो जो जहां जहां लाइन खींच दी वहां तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस पार्ट से वापस लाइट क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी।
लेकिन उस लाइट को रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस होने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो रोलैंड ने क्या किया, रोलैंड ने कहा यार इस सरफेस को क्या बना दो, कॉनकेव बना दो। तो यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग। कॉनकेव सरफेस ले लेते हैं, अवतल सतह ले लेते हैं, उसके ऊपर भी वही डायमंड से क्या कर दूं, लाइन खींच दो, तो वो क्या बन जाती है आपके पास, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग, अवतल परावर्तक ग्रेटिंग का निर्माण हो जाता है। कितनी आसान चीज है अभी, और समझे कि नहीं समझे भी। नॉर्मल सी बात थी। ग्रेटिंग क्या होता है, तो ऐसा याद रख लेना, फ्रोन ऊपर एन पैरेलल स्लिट्स ही होती हैं हमारे पास क्या, ग्रेटिंग। जो रिजल्ट हमारे पास पहले आए हैं वही सारी चीजें यहाँ हमें दोबारा पढ़नी है। मैं भी बहुत दिनों से कहते हुए आ रहा हूँ ना आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है। अब ये लास्ट के टॉपिक्स हैं, कुछ नहीं है इनके अंदर, केवल दो चार बातें होती हैं जो, और पीछे वाले रिजल्ट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। पीछे की बातें अगर आपको नहीं याद है तो ये वैसे भी नहीं समझ में आने। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और याद रखना, ये बहुत पास बनती है। लगभग कितनी पास बनती है, कुछ इंचेस के अंदर 10 से 15 हज़ार ग्रेटिंग का निर्माण किया जाता है। बहुत, मतलब 1 से 2 इंच की जगह के अंदर किसका निर्माण कर लिया जाता है, 10 to 15,000। ठीक है ना। तो अब लिख लेना, ग्रेटिंग को कितने टाइप के अंदर कैटेगराइज किया गया है, 2 टाइप के अंदर। these are of these are of 2 types। ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो फर्स्ट टाइप तो इसका लिख लेना, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, समतल पारगमन ग्रेटिंग। इसके अंदर क्या होगा, इसमें लिख लेना, ए लार्ज नंबर ऑफ parallel slits, parallel lines, ऐसा लिख लेना, parallel lines are drawn on a plain glass by sharp corner of diamond when light is incident on it, when light is incident on it, then the lines do not या don't transmit it while from the transparent part they are transmitted। ठीक है, लिख लेना, about 10,000 to 15,000 lines are drawn per inch, drawn per inch। ठीक है, यही सारी चीजें लिखनी होती हैं भी आपको। तो हिंदी मीडियम वाला लिख लेना, हीरे की पैनी नोक द्वारा, हीरे की पैनी नोक द्वारा समतल कांच पर, समतल कांच पर अत्यधिक संख्या में
समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। फिर लिखना, जब इस पर प्रकाश आपतित होता है, जब इस पर प्रकाश आपतित होता है तो तो रेखाएं प्रकाश को पारगमित नहीं करती, रेखाएं प्रकाश को पारगमित नहीं करती, या कोमा लगा लेना भी इंग्लिश में जो, रेखाएं इसको पारगमित नहीं करती, परंतु परंतु पारगमित प्रकाश से पार सॉरी परंतु पारदर्शी भाग से ये पारगमित हो जाती हैं, परंतु पारदर्शी भाग से ये पारगमित हो जाती हैं। आगे लिख लेना, लगभग प्रति इंच 10,000 से 15,000 रेखाएं खींची जाती हैं, 10,000 से 15,000 रेखाएं खींची जाती हैं। इसे ही समतल पारगमन ग्रेटिंग कहा जाता है, इसे ही समतल पारगमन ग्रेटिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर सेकंड लिख लेना, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, परावर्तक ग्रेटिंग। इसके अंदर क्या होगा, अभी मैंने बताया ना, पहले क्या किया करते थे, पहले एक प्लेन मिरर लेते थे, फिर उसके ऊपर ग्रेटिंग की फॉर्मेशन किया करते थे, लेकिन उसके अंदर एक कोलीमेटर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो उस चीज को हटाने के लिए किसको, सरफेस को काम में लेने लग गए हम डायरेक्टली। अच्छा, वो क्या करता था, पहले एक प्लेन मिरर होता था, फिर फोकस करने के लिए क्या लगा देते थे, कोलीमेटर लगा देते थे। ठीक है ना, तो उसको हटाने के लिए वो केवल क्या काम करता था, फोकस करने का काम करता था। तो रोलैंड ने क्या किया, एक सब पहले ही क्या ले लिया, अवतल परावर्ती पृष्ठ ले लिया। तो लिखना, में लिखना, रोलैंड formed a Roland formed a concave reflection grating by the help of concave silvered glass in the same manner in which spectrum obtained is already focused। ठीक है, it is called concave reflection grating। ठीक है,
हिंदी मीडियम वाला लिख लेना। रोलेंड ने अवतल अवतल रजतित कांच की सहायता से अवतल रजतित मतलब पॉलिश सिल्वर्ड रजतित कांच की सहायता से समान रूप से परावर्तक ग्रेटिंग प्राप्त की जिसमें जिसमें स्पेक्ट्रम स्वतः ही फोकसित होता है वैसे वैसे अवतल परावर्तक ग्रेटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अवतल परावर्तक ग्रेटिंग। ठीक है, नोट कर लो भी ये सारी चीजें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। मतलब जो ग्रेटिंग से स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसे हमने यहाँ ग्रेटिंग रख दी, जैसे ये हमने मान लीजिए क्या रख दी, ग्रेटिंग रख दी, तो यहाँ कैसा पैटर्न मिलेगा भी, किस तरीके का हमें यहाँ पर प्रतिरूप मिलता है, उसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना भी। तो उसके बारे में क्या स्टडी कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि वो एकदम सिमिलर होगा किससे, किसके समान होगा वो, फ्रोनोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट्स। तो यहाँ लिख लेना, द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम will be exactly same as that of Fraunhofer diffraction due to n parallel slits here the lines drawn behaves as opaque part and remaining portion behaves as parallel slits of width E। ठीक है, then we know that the resultant intensity will have diffraction and interference factors as sin alpha upon alpha का होल स्क्वायर एंड sin n बीटा अपॉन sin बीटा का होल स्क्वायर where n is the number of slits and intensity
इज इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला आता था हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या बोला करते थे, ये होता था हमारे पास डिफ्रैक्शन फैक्टर, और ये क्या होता था इंटरफेरेंस फैक्टर। ये सिंगल स्लिट पर डिपेंड करता था, ये नंबर ऑफ स्लिट्स के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में लिखना। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम का निर्माण ठीक उसी प्रकार होता है, जैसे कि एन समांतर रेखाचित्रों द्वारा, फ्रोनहोफर विवर्तन हुआ करता था। यहाँ यहाँ खींची गई रेखाएं अपारदर्शी भाग की तरह कार्य करती हैं। वह बचा हुआ भाग चौड़ाई ई की समांतर स्लेटों की तरह व्यवहार करता है। चौड़ाई ई की समांतर स्लेटों की तरह व्यवहार करता है। तो हम जानते हैं कि परिणामी तीव्रता के विवर्तन व व्यतिकरण घटक क्रमशः ये और ये होंगे, ये वाली लिख लेना, ये व ये होंगे, जहां कैपिटल एन स्लेटों की संख्या है, वह तीव्रता का मान होगा। यहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू लिख लेना। फिर देखना, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होता था तो हमारे पास क्या हो जाता था, अल्फा भी 0 हो जाता था और बीटा भी कितना हो जाता था, 0। देन साइन अल्फा अपॉन अल्फा किसके इक्वल आता था, 1 के इक्वल। और दूसरा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा किसके इक्वल आता था, तो ये किसके इक्वल आता था, एन के इक्वल। तो द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता क्या होती थी, जो वहां होती थी वही यहाँ होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता, जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1, उसकी वैल्यू कितनी आई, एन, तो आई किसके इक्वल आ गया, आई नोट एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड किया करती है, एन स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी सारे प्रिंसिपल मैक्सिमाज, पोजीशन ऑफ अदर प्रिंसिपल फोर पोजीशन ऑफ, ऐसा लिख लो। फोर पोजीशन ऑफ अदर प्रिंसिपल मैक्सिमा, वी नो दैट, अन्य मुख्य उच्चिष्टों के लिए हम जानते हैं कि, अन्य मुख्य उच्चिष्ट के लिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस एन पाई, यही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बीटा को वैसे क्या लिखते थे हम, पाई बाई लेमडा इंटू ई प्लस बी साइन थीटा, यही लिखा करते थे कि हम, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ई प्लस बी साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, एन लेमडा के इक्वल आएगा क्या। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड ग्रेटिंग इक्वेशन। इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्रेटिंग समीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग समीकरण, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम होगा उसके अंदर बाकी तो मिनिमाज होंगे और क्या होंगे? सेकेंडरी मैक्सिमाज होंगे, द्वितीयक उच्चिष्ट होंगे, जिनका इंटेंसिटी बहुत कम होती है। उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कर्व याद है ना आपको, कुछ इस तरीके से आता था। तो ये जो पोजीशन है सेंट्रल सॉरी प्रिंसिपल मैक्सिमाज की, कितने बनेंगी क्या बनेंगी, वो सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। यहाँ पर ये जो E प्लस बी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है ना। ग्रेटिंग अवयव बोला जाता है इसको, या फिर इसको ग्रेटिंग इंटरवल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ग्रेटिंग अंतराल भी बोल दिया जाता है, नोट कर लो ये सारी चीजें। ग्रेटिंग एलिमेंट और इंटरवल लिख लेना, लिखना चाहो तो। ग्रेटिंग अंतराल क्या होता है ये भी पूछ सकता है, तो अब तो पहचान जाओगे ना ग्रेटिंग इंटरवल या ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है हमारे पास। एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं है? ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम कब तक नहीं समझ में आ सकता आपको, या ग्रेटिंग इक्वेशन पूछ ले, ग्रेटिंग समीकरण क्या होता है, ये कब तक नहीं पता लग सकता? जब तक आपने एन पैरेलल स्लिट्स को ध्यान से नहीं पढ़ा हो, एन समांतर रेखा चित्रों को। एन पैरेलल स्लिट कब तक नहीं समझ में आ सकता? जब तक हमने टू पैरेलल स्लिट, दो समांतर स्लिटों को ढंग से नहीं पढ़ा होगा। वो कब तक नहीं समझ में आएगा? जब तक हमने सिंगल पैरेलल स्लिट को ढंग से नहीं पढ़ा होगा। मतलब फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर सारे टॉपिक इंटररिलेटेड है या नहीं? अभी फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर पहले टॉपिक से लेकर, जो हमारा पहला टॉपिक क्या था? फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, एकल रेखा चित्र द्वारा फ्रोनहोफर विवर्तन से लेकर अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी क्या है भी आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड। याद रखना, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, टू पैरेलल स्लिट या एन पैरेलल स्लिट, इनसे एक लेंथी क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। मैक्सिमम चांसेस मान के चलना सिंगल स्लिट के रहेंगे, उससे नहीं आता तो फिर किससे आएगा? एन पैरेलल स्लिट से, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को ढंग से याद कर लेना। दूसरा, उनसे क्वेश्चन नहीं भी आता है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम से एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली, लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके अंदर भी आपको किस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? वही सेम रिजल्ट चाहिएंगे या नहीं चाहिएंगे? बिल्कुल चाहिएंगे भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं भी हमारे पास। फिर अपसेंट स्पेक्ट्रम पढ़ चुके थे क्या हम? ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना अपसेंट स्पेक्ट्रम। अपसेंट या इसको क्या बोल दिया जाता है? मिसिंग भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। मिसिंग स्पेक्ट्रम, लुप्त स्पेक्ट्रम। मैंने टू पैरेलल स्लिट वाले केस में बताया था आपको, अगर याद हो तो ये चीज। और वहां पे मैंने कहा था एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन आएगी हमारे आगे चलकर। उस टाइम पे मैं दोबारा आपको यही सारी चीजें बता रहा हूँ अभी। तो वही सारी चीजें बतानी है अभी। क्या नया है उसके अंदर? क्या होता था, अगर थीटा की कुछ वैल्यूज इस तरीके से हों कि जो डिफ्रेक्शन मिनिमा है, जो विवर्तन निम्निष्ठ है, और जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो एक ही जगह पर आ जाए। मैंने क्या कहा? थीटा की कुछ वैल्यूज के लिए, थीटा की उन वैल्यूज के लिए जब क्या हो, डिफ्रेक्शन मिनिमा, विवर्तन निम्निष्ठ, और इंटरफेरेंस मैक्सिमा, व्यतिकरण उच्चिष्ट एक ही जगह पर आ जाए, तो व्यतिकरण उच्चिष्ट क्या हो जाते हैं? विवर्तन निम्निष्ठ में मिल जाते हैं। अब निम्निष्ठ है, मिनिमा, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो। मैक्सिमा, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो। अगर मैक्सिमा मिनिमा में मिल गया, इसका मतलब इस मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। एक तरीके से इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये मिनिमा क्या हो चुका है? गायब हो चुका है, या ये स्पेक्ट्रम में हमें नहीं मिलेगा। तो उसी को क्या बोला जाता है? मिसिंग स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इसके अंदर लिख लेना, लिखना if the angle of diffraction
if the angle of diffraction theta is such that the minima due to diffraction component and principal maxima due to interference component fall on same position then principal maxima coincide with diffraction minima, hence it will be missing in the spectrum so it is called missing स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम में लिखना। यदि विवर्तन कोण थीटा कुछ इस प्रकार है कि विवर्तन घटक के कारण निम्निष्ट व व्यतिकरण घटक के कारण मुख्य उच्चिष्ट एक ही स्थिति पर हों तो मुख्य उच्चिष्ट विवर्तन निम्निष्ट में मिल जाएगा। अतः स्पेक्ट्रम में यह लुप्त होगा। इसे ही अनुपस्थित स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब दोनों के लिए हम कंडीशन जानते हैं। डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती थी हमारे पास? ई साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब डिफ्रैक्शन मिनिमा। विवर्तन निम्निष्ट कहां पर होता था? विवर्तन निम्निष्ट ये होता था जब ई साइन थीटा, डिफ्रैक्शन तो सिंगल स्लिट के कारण होता है ना, जब ई साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हुआ करती थी? प्लस माइनस एम पाई। एम क्या होता था यहाँ? नेचुरल नंबर। और प्रिंसिपल मैक्सिमा, जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो कहाँ हुआ करते थे? मुख्य उच्चिष्ट कहाँ हुआ करते थे भी? इसके लिए कंडीशन क्या होती थी? ई प्लस बी साइन थीटा किसके इक्वल हो? प्लस माइनस एन पाई के इक्वल हो। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं बाय दीज। इनसे क्या प्राप्त हो जाएगा? मुझे डिवाइड कर दूं दोनों को। ई साइन थीटा अपॉन ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम पाई अपॉन एन पाई। क्या क्या कैंसिल आउट हो गया? पाई से पाई गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया। यहाँ से कंडीशन क्या आ गई हमारे पास? ई अपॉन ई प्लस बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ये कंडीशन आ गई क्या हमारे पास? अब हमें क्या निकालना है? मिसिंग स्पेक्ट्रम या अब्सेंट स्पेक्ट्रम निकालना है। अब्सेंट स्पेक्ट्रम निकालने के लिए मैं क्या कर दूं? मैं कुछ कंडीशंस काम में ले लेता हूं। एम तो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए।
तो यहाँ से कंडीशन क्या काम में ले सकते हैं, इफ b इज इक्वल टू ई, बी किसके इक्वल हो, अगर ई के इक्वल हो तो ये कितना आ जाएगा, ई अपॉन टू ई इज इक्वल टू एम बाई एन, एम किसके इक्वल आ जाएगा, या एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टू एम के इक्वल। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्रैक्शन मिनिमास को। एम की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है या नहीं हो सकती। सो एन इज इक्वल टू, एन कितना आएगा 2 4 6 8, दीज प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी absent, यह मुख्य उच्चिष्ट क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। दूसरी कंडीशन, यही सेम कंडीशन वहां पड़ी थी, पेज पलट के देख लेना अगर आपने लिखा है तो, वरना वो लेक्चर दोबारा निकाल के देख लेना। बी अगर 2 के इक्वल हो जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 3m आ जाएगा। एम की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती थी, लेकिन एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बार, 3 6 9 एंड सो ऑन। इस बार ये क्या होंगे, वही सेम लिखना ना, हिंदी में लिख लेता हूँ चलो इस बार। यह मुख्य निम्निष्ट, मुख्य उच्चिष्ट, सॉरी, यह मुख्य उच्चिष्ट अनुपस्थित होंगे, ठीक है ना। वही सेम लिख लेना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैंने लिख दिया इस बात को अलग से, ठीक है। अभी बाकी थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हैं, इस क्लास को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, इसको यहीं तक रखने वाले। बाकी जो भी चीज़ें वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ एक तो डिस्पर्जन और बचा है, परिक्षेपण किस तरीके से होता है वो चीज़ डिस्कस करनी है। दूसरा एक टॉपिक और बचता है, रेलेस क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन क्षमता के बारे में बात करेंगे, रिजोल्विंग पावर क्या होती है, ठीक है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, नॉर्मली याद करने वाले टॉपिक्स है। इस लेक्चर को ढंग से रिवाइज कर लेना। भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।